नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वायुगुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है नर जनन तंत्र। पिछली वीडियो हमने सामान्य से परिचय देख लिया था कि जो जंतु होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन होते हैं वो विविपेरस होते हैं, यानी ह्यूमन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जो हमारा एग सेल होता है और हमारा स्पर्म सेल यानी अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, वो फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन करते हैं। और वहां पर जो भ्रूण बना है या फिर यानी जाइगोट बना है वो वहीं परिवर्धन करता है, वहीं पोषण प्राप्त करता है। और बाद में जब वो जाइगोट फुल्ली डेवलप हो जाता है तो उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि जो फीमेल बॉडी होती है वो तो एग प्रोड्यूस करती है। ये जो फीमेल बॉडी है जहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर जाइगोट बनता है, इसके अंदर एग सेल तो यहीं से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो स्पर्म सेल है, शुक्राणु हैं, वो बाहर से आते हैं और यहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये जाइगोट बना लेते हैं। और जाइगोट कहाँ चला जाता है, जो ये यूट्रिया होता है इसकी दीवार से लग जाता है और यहाँ पर प्लेसेंटा बनाता है। अब कल 24 टाइम स्टडी ने पूछा था कि ये जो शुक्राणु होते हैं, कमेंट बॉक्स में आया था, शुक्राणु होते हैं और अंडाणु होते हैं, उनका मिलन कैसे होता है, यानी शुक्राणु को कैसे पता लगता है कि अंडाणु कहाँ पर है। तो इसमें क्या होता है, जो स्पर्म सेल अंदर एंटर कर रहे हैं फीमेल बॉडी के अंदर, ये एक स्पर्म सेल नहीं होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में स्पर्म सेल होते हैं। जो कि आपको पता ही है, स्पर्म सेल जो है वो सबसे छोटी कोशिका है हमारे शरीर की। जो ह्यूमन की अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो उसका आंसर आएगा स्पर्म सेल यानी शुक्राणु। तो ये एक संख्या में नहीं होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। और जब ये फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर अंडाणु बना होता है। तो ये जो सारे स्पर्म सेल हैं ये इधर उधर फैल जाते हैं और कोई एक जो स्पर्म सेल है वो सबसे पहले अंडाणु के साथ निषेचन कर लेता है, फर्टिलाइजेशन कर लेता है। अब ये निषेचन कैसे होता है, इनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, इसमें आप ये जान लो कि जो स्पर्म सेल होते हैं ये एक नहीं होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। और इनमें से कोई भी एक जो स्पर्म सेल है वो सबसे पहले एग सेल यानी अंडाणु के साथ निषेचन कर जाएगा और जाइगोट बना लेगा। और जो स्पर्म सेल है वो सारे नष्ट हो जाएंगे। नष्ट कैसे होंगे, यहाँ पर जो आरबीसी हैं वो पाई जाएंगी, सॉरी डब्ल्यूबीसी हैं वो पाई जाएंगी। अब डब्ल्यूबीसी को पता लग जाएगा कि ये कोशिकाएं हमारे शरीर की नहीं है, तो वो क्या करती हैं, उन कोशिकाओं को मार देती हैं। इसके बाद में 24 टाइम स्टडी ने एक अगला क्वेश्चन किया था कि जो एग सेल्स होते हैं, सॉरी एग होता है, वो सजीव होता है या निर्जीव। तो इसका आंसर है कि जो एग होता है, यहाँ पर मान लो एग बना दिया हमने, एग कौन प्रोड्यूस करते हैं, जो ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस जो जंतु होते हैं जैसे बर्ड हो गए, तो वो क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। अब उसने पूछा था जो एग होता है वो सजीव होता है या निर्जीव। तो इसके अंदर हमें पता है क्या होता है, यहाँ पर एग सेल होता है, ये हमारा स्पर्म सेल हो गया। अब ये क्या करते हैं, इसके जब बाहर आ जाते हैं, फीमेल बॉडी से बाहर आ जाते हैं, जब एग ले हो जाता है उसके बाद में ये फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। अब यहाँ पर जो जाइगोट बना है उसके चारों तरफ क्या है, प्रोटीन्स हैं। लेकिन अभी भी जाइगोट जो है वो सजीव नहीं है। अभी यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इस अंडे को निर्जीव कहेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पोषण धीरे धीरे प्राप्त करेगा और ये जाइगोट डेवलप होने लगेगा। डेवलप कैसे होगा, ये एक जाइगोट सेल है 2n यानी द्विगुणित, डाइप्लोइड कहते हैं इसे, यानी डिप्लोइड है, ये द्विगुणित अवस्था में है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये विभाजन करना शुरू करेगा, यानी एक सेल से यहाँ पर 2 सेल्स का निर्माण होगा। अब ये 2 सेल्स आगे जाकर 4 सेल्स का निर्माण करेंगी। इस तरह से यहाँ पर जो कोशिकाओं की संख्या है वो बढ़ती जाएगी और जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग होंगी, यानी कोई तो एपिथेलियम सेल बनाएगी, कोई मसल सेल बनाएगी। इस तरह से जो अलग अलग सेल्स हैं उनका निर्माण होगा और यहाँ पर पूरी बॉडी बन जाएगी। और यहाँ पर यानी जो जाइगोट है वो कैसा हो गया, डेवलप हो गया है। यानी जाइगोट किस में बदल गया है, बेबी में बदल गया है, जो बर्ड बेबी होता है उसमें बदल गया है। अब ये जो एग है पूरा, यहाँ पर इसके पूरे ऑर्गन्स वगैरह पड़े हुए हैं, पूरे सेल्स व्यवस्थित हैं जैसे होते हैं। अब ये जो एग है ये है हमारा सजीव, यानी जब हमारा जो जाइगोट अवस्था में होता है एग, या फिर हमें कह सकते हैं जब फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो एग होता है वो तो निर्जीव होता है। लेकिन जब जाइगोट पूरा डेवलप हो जाता है, पूरा बेबी बना लेता है, बर्ड बेबी, तो उसके बाद में वो जो एग होता है वो सजीव कहलाता है।
आशा करता हूँ कि आपको ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनके सोल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे कि ये किस प्रकार से हल होंगे। तो चलिए हमारा जो मेन टॉपिक है नर जनन तंत्र या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो फीमेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, सॉरी स्पर्म अंदर आ रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये मेल बॉडी से आते हैं। ये हैं मेल गैमेट्स यानी नर युग्मक हैं, और ये कहाँ से आते हैं? मेल बॉडी से आते हैं। अब मेल बॉडी में इनको प्रोड्यूस कौन करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जो नर जनन तंत्र होता है वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर जो मादा जनन तंत्र होता है ये क्या करता है? फीमेल गैमेट्स यानी अंडाणु बनाता है, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। तो ये जो मेल गैमेट्स बनते हैं, जो स्पर्मोजेनेसिस होती है यानी स्पर्म का निर्माण होता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन इन ऑर्गन्स को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, और दूसरा हम द्वितीय लैंगिक अंग यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। नाम से ही पता चल रहा है प्राथमिक, यानी हम उसको प्राथमिकता, किसको प्राथमिकता दे रहे हैं? उसको हम प्राइमरी में रखेंगे, और जो प्राइमरी के अलावा जो बचे हुए हैं उनको हम सेकेंडरी कह देते हैं। तो प्राइमरी आप समझ सकते हैं प्राथमिक, यानी जो सबसे मेन काम क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? सबसे मेन काम होता है हमारा जो मेल गैमेट है उसको बनाना। तो यानी प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको, उसमें हम उस ऑर्गन को रखते हैं जो मेल गैमेट्स बनाता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसा ऑर्गन जो मेल गैमेट्स बनाता है। अब मेल गैमेट्स तो हमको पता है कौन बनाएगा। मेल गैमेट्स तो हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो बनाती हैं, लेकिन उन ग्रंथियों को कुछ सूचना मिलती है तभी तो वो बनाते हैं। तो जो सूचना मिलती है यानी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और वहां पर एक्ट होते हैं उस ग्रंथि पर, और वो ग्रंथि जो है वो मेल गैमेट्स बनाता है। तो हम उनको भी ले सकते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, यानी हार्मोन प्रोड्यूस होंगे और वो जाएंगे सीधे ग्रंथि के पास। अब ग्रंथि क्या करेंगी? मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने लगेंगी। तो ये जो दोनों काम हैं वो जो काम करती हैं उनको हम कह सकते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, और जो बाकी के बचे हुए लैंगिक अंग हैं उनको हम कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी द्वितीय लैंगिक अंग। तो ये जो दोनों काम होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो काम करता है मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है और हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये दोनों चीजें एक ही हमारा ऑर्गन करता है, उसका नाम है टेस्टिस यानी वृषण। जो वृषण ग्रंथि होती है, टेस्टिस होती है, उसमें क्या होता है वो हमारे मेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस करती है। अभी हम उसकी संरचना के बारे में देखेंगे कि वो मेल गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस करती है। उसके साथ ही जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो भी काम वही करती है। यानी हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में तो क्या आ गया? टेस्टिस आ गया। अब बाकी के जो बचे हुए एक्स्ट्रा जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो किस में आ जाएंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो हमारा कौन सा है? टेस्टिस है। अब इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम टेस्टिस की जो लोकेशन है उसको जान लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर कोई भी बंदा बना लेते हैं, अब इसके अंदर हमने पढ़ लिया, हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने ये बंदा बनाया, उसमें हमने क्या पढ़ा है? इसके बीचों बीच एक खाली ड्रम पाया जाता है जिसमें ऑर्गन्स भरे हुए होते हैं। हमने ये पढ़ा है जो लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे जो सिस्टम पड़े होते हैं वो इस कैविटी के अंदर पड़े होते हैं, इस खाली ड्रम के अंदर पड़े होते हैं। इस कैविटी को हमने क्या कहा था? सीलोन कैविटी कहा था। लेकिन हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो सबसे मेन ऑर्गन है, जो हमारा टेस्टिस है, वो इस कैविटी के अंदर नहीं होता है, वो इस कैविटी से बाहर होता है। अभी हम बात करेंगे बाहर क्यों होता है। और ये जो बाहर टेस्टिस होते हैं ये एक पाउच में बंद होते हैं, यहां से एक पाउच में बंद होते हैं। इस पाउच को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोम, स्क्रोटम। और इसके अंदर क्या है? टेस्टिस है। अब इसकी बड़ी संरचना के बारे में देख लें। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो टेस्टिस होते हैं ये एब्डोमिनल, ये जो सीलोन कैविटी होती है इसको हमने दो भागों में बांटा है।
क्योंकि हमारा जो ये सीलोन कैविटी है, अब इस सीलोन कैविटी के दो पार्ट्स बना सकते हैं, एक तो हमारी होगी एब्डोमिनल कैविटी, एक सीलोन कैविटी। तो ये हमने दो भागों में बांट दिया। वैसे तो ये एक ही कैविटी होती है, लेकिन यहाँ पर बीच में डायफ्राम पाया जाता है, इसलिए इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो ये जो पूरी सीलोन कैविटी होती है, इसके अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स पड़े होते हैं, लेकिन जो टेस्टिस है वो इससे बाहर पाया जाता है। अब हम बात कर रहे थे बाहर क्यों पाया जाता है। हमें पता है जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, वो समतापी जीव है, यानी उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा सेम होता है। ये तो कई बार पढ़ लिया है, 37 डिग्री सेल्सियस जो ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर से जो स्किन होती है उसका थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन जो अंदर का ज़रा सारा सिस्टम पड़ा हुआ है उसका हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। और यदि बीमार हो जाते हैं और जो टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी बॉडी वापस से 37 डिग्री सेल्सियस करने का प्रयास करती है। यानी कैसी भी अवस्था हो, हमारा जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होगा। और जो हमारी टेस्टिस होते हैं वो क्या करते हैं, मेल गैमेट स्पर्म बनाते हैं। तो जो स्पर्म बनाते हैं, यहाँ पर एक कुछ केमिकल रिएक्शन चलती होगी, ऐसी तो बनते नहीं है। तो स्पर्म बनाने के लिए यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन चलती है। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कुछ कंडीशन होती है, कुछ भी कंडीशन, या ताप या दाब। तो यहाँ पर जो टेस्टिस की जो बनाने की, प्रोड्यूसन करने की जो रिएक्शन है उसमें एक कंडीशन है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हमेशा 35 डिग्री या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं लगभग 35 डिग्री होना चाहिए। और हमारी बॉडी का होता कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। यानी यदि ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी, ये जो सीलोन कैविटी है, इसके अंदर होते तो इसके अंदर हमारा टेम्परेचर कितना था, 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसके अंदर टेस्टिस पड़े होते तो टेस्टिस वहाँ पर स्पर्म नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कितना तापमान होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो टेस्टिस होते हैं वो इस कैविटी से बाहर निकले हुए होते हैं, स्क्रोटम में पैक होते हैं। अब वहां पर जब निकले होते हैं तो ये हमारी जो सीलोन कैविटी है इससे थोड़ा दूर हो गई। तो इससे थोड़ा दूर होने पर यहाँ पर जब टेम्परेचर होता है, यहाँ पर टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यानी जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए, स्पर्मोजेनेसिस करने के लिए एब्डोमिनल कैविटी से नीचे होते हैं, नीचे स्थित होते हैं। किसमें, स्क्रोटम में। क्यों होते हैं इसका कारण आप समझ गए, 2 से 2.5 सेंटीग्रेड तापमान कम करने के लिए। अब हम इसको बड़ा करके देखते हैं इसके अंदर होता क्या क्या है। जैसे हम यहाँ पर ये हमने बना ली सीलोन कैविटी। अब हमने पढ़ा सीलोन कैविटी से अलग होते हैं, सीलोन कैविटी से बाहर नीचे लटके हुए होते हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं होते हैं कि बिल्कुल एयर टाइट कंपार्टमेंट हो गया। यानी इससे जुड़े तो होते हैं लेकिन इससे बाहर की साइड लटके हुए होते हैं। जैसे ये हमने एब्डोमिनल कैविटी बना लिया, फिर सीलोन कैविटी कह सकते हैं इसको। अब सीलोन कैविटी के नीचे यहाँ पर हमने स्क्रोटम बना लिया, यानी जिस पाउच में हमारे जो टेस्टिस हैं वो लटके हुए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं या वृषण कोष कहते हैं। अभी हमने बात की कि ये बिल्कुल इससे अलग नहीं होते हैं, यहाँ से ब्लड वेसल्स भी आती हैं, आप समझ सकते हैं। बाहर लटके हुए होते हैं तो उसके अंदर भी कुछ सेल्स पाई जाएंगी, जो टेस्टिस जो बना हुआ है जिसका भी, उसमें सेल्स पाई जाएंगी। क्योंकि हमें पता है जो कोशिका होती है वो हमारी शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो यहाँ पर भी इसके अंदर सेल्स पाई जाएंगी। अब हमें पता है सेल्स जब भी काम करती हैं तो उनको ग्लूकोज चाहिए होती है और साथ में ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो सेल्स पड़ी होंगी उनको क्या चाहिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और हमें पता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आता है, हमेशा ब्लड से आता है। यानी यहाँ से कुछ ब्लड वेसल्स भी निकल रही होंगी जो यहाँ पर फैल रही होंगी, तो यहाँ पर कुछ नलिकाएं तो पाई जाएंगी, यहाँ पर कुछ छिद्र तो पाए जाएंगे जिनके द्वारा जो ब्लड वेसल्स हैं और बाकी की जो डक्ट्स हैं वो आती जाती रहती हैं। अब आप एक बात बताइए कि ये जो सीलोन कैविटी होती है इसके ऊपर जो मसल्स होती है, यहाँ पर जो मसल्स होती है वो मसल्स स्मूथ मसल्स होती हैं या फिर जो स्केलेटल मसल होती है, स्मूथ मसल या स्केलेटल मसल। यानी हम खुद की मर्जी से मूव करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते हैं। अगर नहीं करवा सकते हैं तो ये स्मूथ मसल है, और अगर हम अपनी मर्जी से करवा सकते हैं तो ये कैसी है, स्केलेटल मसल है। तो ये जो सीलोन कैविटी के ऊपर जो मसल्स पाई जाती हैं ये मसल्स कैसी हैं, ये मसल्स हैं स्केलेटल मसल।
यानी कि हम इनको खुद की मर्जी से मूव करा सकते हैं। जैसे कि आपने बाबा रामदेव को देखा होगा, वो पेट हिलाते हैं, तो वो पेट कैसे हिलाते हैं, अपनी मर्जी से मूव कराते हैं। तो वो जो मसल्स होती हैं वो कैसी हो गई, स्केलेटल मसल होगी। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सीलोन कैविटी है उसके ऊपर जो मसल्स पाई जाती हैं, हम आमाशय वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, छोटी आंत की बात नहीं कर रहे हैं, उसको हम अपनी मर्जी से मूव नहीं करा सकते हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं बाहर की तरफ, जो हमारी त्वचा पाई जाती है उसके नीचे जो मसल्स पाई जाती हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो वो कैसी होती है, स्केलेटल मसल होती है, यानी हम उनको अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी स्केलेटल मसल। ये जो स्केलेटल मसल होती है इसका कुछ पार्ट यहाँ से इस डक्ट के द्वारा आता है, इस छिद्र के द्वारा आता है, और ये पूरे स्क्रोटम में फैला होता है। अभी हम बताएंगे स्क्रोटम में क्यों फैला होता है। अभी ये तो समझिए कि इसमें फैला होता है। तो ये जो छिद्र होता है जिसके द्वारा जो ब्लड वेसल्स मसल्स वगैरह जो आती जाती रहती है, डक्ट आती जाती रहती है, इस छिद्र को हम कहते हैं इन्ग्विग्नल कैनाल। अब ये है तो स्केलेटल मसल, लेकिन हम इनको खुद की मर्जी से मूव नहीं करा सकते हैं कि हम स्क्रोटम को ऊपर कर लें, स्क्रोटम को नीचे कर लें, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। है तो ये स्केलेटल मसल की, ये एक पार्ट आता है इसका ऊपर, वो जो स्केलेटल मसल पाई जाती है उसका एक पार्ट आता है और यहाँ पर पूरे स्क्रोटम में फैला होता है। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ स्मूथ मसल, ये है कैसी, स्केलेटल मसल है, यानी ये जो ऊपर स्केलेटल मसल है इसी का कुछ पार्ट यहाँ पर स्क्रोटम में फैला हुआ है। इन मसल्स को हम एक अलग नाम देते हैं क्रीमेस्टर। अब इसका हिंदी मीनिंग तो पता नहीं है, वैसे ही ये जो स्केलेटल मसल है जो स्क्रोटम में फैली होती है उसको हम कहते हैं क्रीमेस्टर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल के ऊपर एक और मसल्स की लेयर पाई जाती है पतली सी। ये जो मसल होती है ये हमारी स्मूथ मसल होती है, यानी ऐसी मसल जो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है। हम चाहते हैं कि इनको कंट्रोल कर सकें तो इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ब्रेन से नर्व आती है यहाँ तक और वो इसको कंट्रोल करती हैं। इन मसल्स को हम क्या कहते हैं, डार्टोस। ये कैसी हैं, स्मूथ मसल है, यानी ये कैसी है, चिकनी पेशी है, यानी स्मूथ मसल है जिसको नर्व कंट्रोल कर सकती है, यानी ब्रेन कंट्रोल कर सकता है। हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये पाई क्यों जाती है, यानी अभी तक तो मैंने पढ़ लिया कि यहाँ पर स्केलेटल मसल भी पाई जाती है, स्मूथ मसल भी पाई जाती है, लेकिन हम पढ़ते हैं यहाँ पर पाई क्यों जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका रीज़न है कि हमें टेस्टिस का जो अंदर का टेम्परेचर है वो कितना रखना है, 35 डिग्री सेल्सियस, और अंदर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, और इसका रखना है हमें 37 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ये लटका हुआ आता है। ये बात समझ में आई। उसके बाद में जब सर्दी का टाइम होता है, जो सर्दी का बाहर टेम्परेचर जो है वो लो होता है, मान लो 21 डिग्री सेल्सियस है। अब 21 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान कम है, और यदि ये स्क्रोटम इतने ही फैले हुए होंगे तो इसके अंदर जो टेस्टिस है उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, यानी मान लो 33 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब 33 डिग्री सेल्सियस में स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या पाई जाएंगी, कुछ मसल्स पाई जाएंगी। अब ये मसल्स इसको ऊपर, यानी जो स्क्रोटम है उसको ऊपर खींच लेंगी, और स्क्रोटम को जो ऊपर खींच लेंगी तो जो इसके अंदर टेस्टिस है, यहाँ पर टेस्टिस अभी हम बनाएंगे, टेस्टिस है उसका टेम्परेचर यहाँ से थोड़ा मेंटेन हो जाएगा, यानी वापस से 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर जो मसल्स हैं वो क्यों पाई जाती है। अब इसके अंदर हम वो बना लेते हैं टेस्टिस। तो यहाँ पर अलग कलर यूज़ कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इसके अंदर टेस्टिस बना लिए, यानी वृषण बना लिया है, और इसके अंदर हमने टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस कर लिए हैं। तो 35 डिग्री सेल्सियस होने पर क्या होगा, ये जो टेस्टिस हैं ये स्पर्म प्रोड्यूस करने लगेंगी। तो ये जो टेस्टिस होती हैं ये एक नहीं होती है, जैसे हम इसको कलर कर दें यहाँ पर, ये पूरी एक सेल नहीं होती है। अगर पूरी एक सेल होती तो ये हमारी शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है। तो यहाँ पर पूरी बड़ी सेल नहीं होती है, ये छोटे छोटे सेल्स में बटी होती हैं। छोटे छोटे सेल्स भी नहीं कह सकते इनको, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। छोटे छोटे लोब्यूल्स में बटी हुई होती हैं, यानी छोटे छोटे खंडों में बटी हुई होती है। इन खंडों को हम क्या कहते हैं, इन खंडों को हम कहते हैं टेस्टिब्यूलर लोब्यूल्स।
इनकी संख्या कितनी होती है? अगर हम एक की बात करें, यानी एक वृषण की बात करें या टेस्टिस की बात करें, तो इनकी संख्या होगी 250। यानी एक जो टेस्टिस पाई जाती है उसमें 250 टेस्टिस लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ये लोब्यूल्स क्या करते हैं? स्पर्म जनरेट करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम एक बड़ा लोब्यूल बना के देखें, इतना बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर की संरचना समझने के लिए वैसे इसका कट सेक्शन भी देखेंगे कि इसके अंदर होता क्या क्या है। इसके अंदर कुछ डक्ट्स पाई जाती हैं जो स्पर्म जनरेट करती हैं। इन डक्ट्स को क्या कहते हैं? ये कुछ इस तरह से पाई जाती है। इन डक्ट्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्स। यानी जो वृषण है, जो हमारी टेस्टिस है, उसके अंदर टेस्टी ल्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और टेस्टी ल्यूब्यूल्स के अंदर भी ट्यूब्स पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्स। वो क्या करती है? वो हमारे स्पर्म को जनरेट करती है। अब यदि हम इसका कट सेक्शन देखें, यानी इसको यहाँ से काट लें और ऊपर से देखें, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका कट सेक्शन देखें, ये टेस्टिस नहीं है, ये क्या है? इसका जो लोब्यूल है अंदर का, ये छोटे छोटे जो खंड होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, उसका कट सेक्शन देख रहे हैं। तो ये जो लोब्यूल्स होते हैं, इनमें अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्स की बात करें तो इनकी संख्या होती है लगभग 1 से 3, यानी 1 से 3 ट्यूब्स एक लोब्यूल्स में पाई जाती हैं। तो हम यहाँ पर एवरेज ले लेते हैं 2 ट्यूब्स। तो इसके अंदर 2 ट्यूब्स बना लेते हैं। ये ट्यूब्स कौन सी है? सेमिनिफेरस ट्यूब्स। और यहाँ पर इसके अलावा और कुछ भी सेल्स पाई जाती है। ये जो सेल्स होती है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। ये कुछ और सेल्स पाई जाती है इसके अलावा। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स हैं इनके अंदर और कुछ सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ और सेल्स पाई जाती हैं इन ट्यूब्स के अलावा। ये जो सेल्स होती हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि यही हमारे हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं। जो हमारे स्पर्म सेल होते हैं वो तो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन जो हार्मोन है वो यहीं से निकलता है। यानी जब तक हार्मोन नहीं निकलेगा तब तक ये सेल्स, यानी ये जो ट्यूब्स हैं इनके अंदर जो सेल्स हैं वो क्या नहीं करेंगी? वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करेंगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको हम क्या कहते हैं? लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल। यानी हमने क्या पढ़ा है अभी तक? जो ऊतक, हमने कई बार ऊतक पढ़ लिया। ये जो ऊतक होता है इसके अंदर धमनी प्रवेश करती है, यहाँ पर केशिकाओं में बटा हुआ होता है और आगे जाकर वापस से सिरा बना लेती है। तो इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हमने क्या कहा था? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ये ट्यूब्स पाई जा रही हैं और बाहर का जो सरफेस है उसको हम क्या कह सकते हैं? इंटरस्टिशियल। और उनके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। या फिर अगर इनका दूसरा नाम देखें तो इसका दूसरा नाम होता है लेडिग सेल्स। अब ये जो ट्यूब्स हैं इनके अंदर भी बात कर लेते हैं। ये जो ट्यूब्स हैं इनके अंदर 2 तरह की सेल्स पाई जाती है। जैसे हम इसको कलर कर दें तो एक प्रकार की सेल्स तो ये हो गई। ये जो सेल्स होती है ये क्या करती हैं? ये इसको पोषण प्रदान करती है। ये बाहर व्हाइट कलर की जो सेल्स दिख रही हैं ये तो स्पर्म प्रोड्यूस करती है जब हार्मोन आता है, और जो ये येलो कलर की सेल्स दिख रही हैं ये क्या करती है? इसको पोषण प्रदान करती है। यानी जो स्पर्म सेल प्रोड्यूस हुई है उसको थोड़ा डेवलप करने में सहायता करती है। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टोली सेल्स, या फिर इसका दूसरा नाम भी है। यानी ये काम क्या करती है? पहले इसका काम देंगे। ये जो स्पर्म प्रोड्यूस करती है उनको पोषण प्रदान करती है, उनको बड़ा करने में सहायता करती है। तो ऐसा कौन करता है? नर्स करती है। यानी छोटा बच्चा उत्पन्न होता है, छोटा बच्चा जब बर्थ लेता है, बोर्न होता है, तो उसके बाद में जो नर्स होती है उसको खिलाती पिलाती है और उसको थोड़ा बड़ा कर देती है। तो वो क्या करती है? उसको डेवलप करने में सहायता करती है। तो ये भी क्या कर रहे हैं? जो स्पर्म छोटे छोटे सेल्स बने हैं उनको पोषण प्रदान करती है और उनके अंदर एनर्जी भर देती है। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनका दूसरा नाम है नर्स सेल। तो ये नाम याद हो जाएंगे, सिस्टोली और नर्स सेल। और यहाँ पर पाई जाती हैं लेडिग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। और बाकी की जो सेल्स हैं ये वाइट कलर की सेल्स हैं, ये क्या करती है? स्पर्म को प्रोड्यूस करती है। और हमने पढ़ा है ये जो स्पर्म की प्रोड्यूसन है ये कई बार तो जब तक जो मेल है वो मरता नहीं है तब तक होती है। यानी 13 साल के अंदर होती है स्पर्म की प्रोड्यूसन शुरू, और उसके बाद में 80 साल तक होती है। यानी जब तक जो मेल है वो मर नहीं जाता है तब तक उसके अंदर स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है, या फिर कभी कभी तो जब तक वो मरता नहीं है तब तक। तो ऐसी सेल्स कौन करती है? ऐसी सेल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि ऐसी जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? 2 सेल्स में डिवाइड होती हैं। एक तो बनाती है इसी तरह की सेल और एक बनाती है जो भी सेल बनानी है।
तो इसको हमने क्या कहा था, स्टेम सेल कहा था। तो यहाँ पर भी इसको हम स्टेम सेल कहेंगे। ये जो वाइट कलर की है इसको हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। ये क्या करती है, इसका दोबारा समझिए। यहाँ पर जो स्टेम सेल होती है वो क्या करती है, विभाजन करती है, जैसा कि प्रत्येक कोशिका करती है। एक कोशिका से दो कोशिका बनाती है। अब ये जो एक कोशिका बनी है ये वापस से स्टेम सेल बन जाती है। ये स्टेम सेल है, अब स्टेम सेल दो बार विभाजन करेगी और यहाँ पर वापस से स्टेम सेल बना लेगी, और दूसरी जो सेल है वो बना लेगी स्पर्म सेल। अब ये स्टेम सेल बनी है, अब ये भी दो बार विभाजन करेगी और एक वापस से स्टेम सेल बना लेगी और एक बना लेगी स्पर्म सेल। यानी जो स्टेम सेल है वो कभी खत्म नहीं होती है। एक बन गई, उसके बाद में जब दो बनती है तो एक खुद के जैसे ही बना लेती है, ताकि जब आगे विभाजन करे तब उसके काम आए। तो एक तो बना लेती है स्पर्म सेल और दूसरी बना लेती है स्टेम सेल। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। ये जो स्टेम सेल होती है ये क्या करती है, दो भागों में विभाजन होती है और एक तो बना लेती है स्टेम सेल और दूसरे बना लेती है स्पर्म सेल। अब ये सीधे नहीं बनाती है, यानी जब इसकी मर्जी करती है तब नहीं बनाती है। यहाँ पर जो हार्मोन है वो निकल कर यहाँ पर आता है तब बनाती है। अगर खुद की मर्जी से ही बनाती तो जब जो बच्चा है वो 1 साल का होता है तभी से हमारे जो टेस्टोस्टेरोन है वो बनना क्यों नहीं स्टार्ट हो जाते, यानी तभी से हमारे जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस क्यों नहीं होते, 13 साल की उम्र में क्यों होते हैं। तो तब क्या होता है, तब जो हमारे जो 13 साल की उम्र में ये जो लेडिक सेल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, यहाँ से हार्मोन निकलता है और ये चला जाता है स्टेम सेल के पास, यानी उनको एक्टिव कर देता है। स्टेम सेल विभाजन करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ से हम इसको टेस्ट्रोजन निकाल दें। ये जो लेडिक सेल्स हैं जिनको हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया था, ये करती क्या है, टेस्ट्रोजन रिलीज करती है। अब आपको पता ही है टेस्ट्रोजन के बारे में। तो ये हमारी टेस्ट्रोजन हो गई। अब इसमें से कुछ टेस्ट्रोजन तो चले जाते हैं स्टेम सेल के पास, यानी उनको क्या करने के लिए, एक्टिव करने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे कैसे जाते हैं और कैसे ये क्रिया होती है। और बाकी के जो टेस्ट्रोजन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाई जा रही है जो क्या देती है, यहाँ पर ब्लड सेल आ रही है, ब्लड वेसल आ रही है और इसके अंदर जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन दे रही है, ग्लूकोज दे रही है और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेती है। उसके साथ ही यहाँ से जब जाती है तो जो बाकी के बचे हुए टेस्ट्रोजन हैं वो भी इस ब्लड वेसल के अंदर आ जाते हैं और ये ब्लड वेसल चली जाती है पूरे शरीर में। अब ये जाते क्यों हैं, ये जो टेस्ट्रोजन होते हैं कुछ तो स्टेम सेल के पास चले जाते हैं और बाकी के ब्लड वेसल में क्यों चले जाते हैं, क्योंकि आपने जब देखा होगा कि जब मेल जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करने, स्टेम सेल प्रोड्यूस करने लग जाता है, जो स्टेम सेल होती हैं वो एक्टिव हो जाती है, यानी स्पर्म सेल जनरेट करने लग जाता है, तब उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे उसकी दाढ़ी मूंछों का निकलना और उसके शरीर में वृद्धि होना, यानी अत्यधिक एकदम से वृद्धि हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं वो जब 7th 8th में होते हैं तब तो वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती है और उसके बाद में आते हैं तो उनकी आवाज़ एकदम से भारी हो जाती है और वो काफ़ी अलग दिखने लग जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है, ये सब होता है टेस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। यानी टेस्ट्रोजन हार्मोन कुछ तो स्टेम सेल के पास चला जाता है और कुछ चला जाता है ब्लड वेसल के पास, और ये ब्लड वेसल पूरे शरीर में पहुंचा देती है। और जहां जहां कम काम है, जैसे मसल सेल्स का भारी होना, आवाज़ का भारी होना, तो वहां पर चली जाती है और वहां पर एक्ट करने लग जाता है ये टेस्ट्रोजन हार्मोन। इसको हम एक और दूसरा नाम देते हैं एंडोग्रेज। तो ये बात समझ में आई कि जो टेस्ट्रोजन होते हैं वो काम कैसे करते हैं और यहाँ पर स्पर्म जो प्रोड्यूसन होता है वो कैसे होता है। अभी हमने बात की स्टेम सेल जो होती है वो 13 साल की उम्र में एक्टिव हो जाती है, तो वो क्यों होती है, वो टेस्ट्रोजन के कारण होती है। अब ये टेस्ट्रोजन भी 13 साल में क्यों होते हैं, यानी जो लेडीज सेल होती है वो पहले से पाई जाती हैं, जब बर्न होता है तब भी पाई जाती है, तो तब वो टेस्ट्रोजन रिलीज क्यों नहीं करती है, जब 13 साल की उम्र होती है तभी वो क्यों करती है। तो अब इसको जान लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है हमारा ब्रेन, यानी कंट्रोल ब्रेन करता है, उसमें भी एक ग्रंथि पाई जाती है। तो अब यहाँ पर हम ब्रेन बना लेते हैं। अब आपने जब ब्रेन पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये सबसे बड़ा वाला पार्ट पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं। और सेरिब्रम में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ग्रंथि होती है जो इसको कंट्रोल करती है, उसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। यहाँ पर हाइपोथैलेमस बना लेते हैं, ये हाइपोथैलेमस है मान लो। आपको पता ही है हाइपोथैलेमस तो कहाँ पाई जाती है, अगर आपने ब्रेन का लेक्चर लगाया है, और अगर नहीं लगाया है तो आप देख लेना
तो ये ब्रेन के अंदर यहाँ पर बीच में, यानी जो बीच में पाया जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है और वो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है जो दो बोल होते हैं उस तरह से, ये जाती है आगे वाली जो बोल होती है, मतलब बोल जैसी स्ट्रक्चर होती है उसके पास। इस हार्मोन का नाम क्या है? GnRH। यानी GnRH का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म होगी गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी जो हाइपोथैलेमस से ये जो GnRH निकल रहा है, ये क्या करेगा? गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी जो गैनेडोट्रोपिन है उसको रिलीज करने के लिए अब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा तो उसको बताएगा ये हार्मोन कि हमको गैनेडोट्रोपिन चाहिए, यानी गैनेडोट्रोपिन आपको रिलीज करना है। यानी हाइपोथैलेमस केवल हार्मोन प्रोड्यूस करता है कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको आपको गैनेडोट्रोपिन रिलीज करना है। आपको पता होना चाहिए ये जो गैनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है ये कौन रिलीज करता है? ये हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी, और इसको रिलीज करने के लिए हाइपोथैलेमस एक हार्मोन भेजता है। जब वो हार्मोन जाता है GnRH जाता है, तब हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो गैनेडोट्रोपिन रिलीज करता है। तो यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? गैनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करेगा, और गैनेडोट्रोपिन में होंगी दो चीज़ें, LH और FSH। LH का मतलब लैक्टेलियर हार्मोन और FSH का मतलब फोसिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो दोनों नाम हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर हैं, यानी जिस तरह से वो एक्ट करती हैं उस तरह से। तो इसका नाम क्या है? लैक्टेलियर हार्मोन, और FSH का मतलब फोसियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो LH होता है ये काफी परेशान होता है। काफी परेशान क्यों होता है? एक तो इसका नाम रख दिया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर, यानी होता ये मेल के अंदर है लेकिन नाम रख दिया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर, और वो नाम भी छोटा रखा जाता है, केवल लैक्टेलियर हार्मोन रखा जाता है, और FSH का थोड़ा बड़ा रख लिया जाता है, इसलिए थोड़ा परेशान होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो लैक्टेलियर हार्मोन है, जो छोटा नाम है इसका थोड़ा बड़ा नाम कर लिख देते हैं, ICSH। यानी ICSH हमने नाम रख दिया बड़ा सारा। इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी ये हार्मोन क्या करेगा? इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा, यानी जो हमारी लाइडेथ यानी जो लाइडिंग सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल है, उनको स्टिमुलेट करेगा। यानी यहाँ पर होता क्या है, जो हाइपोथैलेमस है वो GnRH करता है, रिलीज करता है। GnRH जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, अब वो उसको कमांड देता है कि गैनेडोट्रोपिन रिलीज करना है। गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये, तो ये क्या करता है? गैनेडोट्रोपिन रिलीज करवाता है। और गैनेडोट्रोपिन में दो चीजें होती हैं, LH और FSH। अब ये LH का काम क्या होता है? LH का काम होता है ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं इनको काम करवाता है। यानी अभी हम बात कर रहे थे कि जो लैक्टिक सेल्स होती हैं वो 13 साल की उम्र में ही शुरू क्यों होती हैं, यानी जो 13 साल की उम्र होती है उसी में टेस्टोस्टेरोन रिलीज क्यों करती हैं? तो उसका आंसर है कि जो 13 साल की उम्र होती है तब हमारा जो LH है वो इस पर एक्ट करता है। अब LH कहाँ पर आता है? LH आता है गैनेडोट्रोपिन से, और गैनेडोट्रोपिन कहाँ से आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ही 13 साल में क्यों करती है? तो इसका डिसाइड करता है हमारा हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस को जब पता लग जाता है 13 साल की उम्र हो गई है और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाना है, तो वो उसको पता है टेस्टोस्टेरोन रिलीज कौन करवा सकता है, उसको पता है कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवा सकता है हमारा LH। तो वो LH को प्रोड्यूस करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेजता है गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब वहां से गैनेडोट्रोपिन रिलीज हो गया और LH बन गया। अब ये LH जाता है लैक्टिक सेल्स के पास, यानी इंटरस्टिशियल सेल्स के पास। अब इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया ICSH, यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, लैक्टिक सेल्स होती है, उनको स्टिमुलेट कर देता है। अगर हम इसको दूसरे डायग्राम में समझे तो दूसरे डायग्राम में समझते हैं। ये हमारा हो गया जो टेस्टियल लोब्यूल है वो। अब टेस्टियल लोब्यूल के अंदर होती हैं दो या तीन या फिर एक भी हो सकती है, ये होती है हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब। अब यहाँ पर नाम नहीं दर्शा रहे हैं, केवल समझ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ लैक्टिक सेल्स भी होती हैं। अब लैक्टिक सेल्स जो होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, यानी अभी एक्टिव नहीं है, अभी जो बच्चा है वो 13 साल का नहीं हुआ है।
अब उसके बाद में क्या होगा, जब वो 13 साल का होगा तो यहाँ पर जो ब्रेन के अंदर, सेरिब्रम के अंदर जो हाइपोथैलेमस पाई जाती है, ये वाली हाइपोथैलेमस, ये GnRH यानी जो गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, गैनेडोट्रोपिन को रिलीज करने वाला हार्मोन है, उसको भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में ये हार्मोन चला जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो गैनेडोट्रोपिन रिलीज करती है। अब जब गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आ जाता है उसके बाद में ये इसके अंदर होती है LH और FSH। अब इनका नाम हमने किसके हिसाब से रख दिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर, और ये होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर। तो LH जो होता है वो काफ़ी परेशान होता है तो हम उसका नाम चेंज कर देते हैं, नाम चेंज नहीं करते हैं, दूसरा नाम रख देते हैं ICSH, यानी जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ये वाली इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जिनको हमने लैक्टिक सेल का है, इसको स्टिमुलेट करेंगी। यानी जब 13 साल का होगा और ब्रेन को पता चल जाएगा कि यहाँ से स्पर्म सेल प्रोड्यूस करनी है, यहाँ से स्पर्म सेल प्रोड्यूस करनी है, तो उसको पता है स्पर्म सेल प्रोड्यूस कौन कर सकता है, लैक्टिक सेल्स कर सकती हैं। तो लैक्टिक सेल को एक्टिव करने के लिए वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस के पास सूचना भेजता है कि लैक्टिक सेल्स को एक्टिव करना है। तो जो गैनेडोट्रोपिन है वो वहाँ से, गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो वहाँ से निकल जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुँच जाता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किससे रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है, गैनेडोट्रोपिन, GnRH नहीं, गैनेडोट्रोपिन रिलीज करती है। उसके बाद में LH और FSH इसके अंदर होते हैं और इसका हम दूसरा नाम लिख देते हैं INSS। अब ये चली जाती है किसके पास, इंटरस्टिशियल सेल्स के पास, यानी इंटरस्टिशियल स्टिमुलेट हार्मोन है तो इंटरस्टिशियल सेल्स के पास यानी लैक्टिक सेल्स के पास जाएगा। और अभी हमने पढ़ा लैक्टिक सेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, टेस्ट्रोजन, ये टेस्ट्रोजन रिलीज करती है। तो कुछ टेस्ट्रोजन की मात्रा चली जाती है इन ट्यूब्स के अंदर। इन ट्यूब्स के अंदर कुछ अलग प्रकार की दो सेल्स पाई जाती है, एक तो ऐसी सेल्स जो क्या करती हैं, जो हमारे जो स्पर्म है उनको प्रोड्यूस करती है, और कुछ ऐसी सेल्स जो उनको पोषण प्रदान करती है। तो ये जाएगा कहाँ पर, जो टेस्ट्रोजन है वो जाएगा स्टीम सेल के पास, क्योंकि हमें पता है स्टीम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल, वो क्या करती है, वही डिवीजन करती है और स्पर्म सेल का निर्माण करती है। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, यानी हम इसको जिसको हमने स्टेम सेल के रूप में दर्शाया उसके पास जाएगा, और स्टेम सेल जो है डिवीजन करने लग जाएगी और यहाँ पर बन जाएगा हमारा स्पर्म सेल। लेकिन इसमें एक और दिक्कत हो जाती है, इतनी आसानी से नहीं होता है कि ISH आ गया और यहाँ पर ये जो टेस्ट्रोजन है ये चला गया, टेस्ट्रोजन का निर्माण हो गया और टेस्ट्रोजन चला गया स्टीम सेल के पास और वहाँ पर स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस हो गया। लेकिन इसमें एक और दिक्कत आती है, हमने आपको देख लिया होगा कि जो FSH है उसका तो यूज़ ही नहीं आया, तो जो FSH है उसका भी यूज़ आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जब टेस्ट्रोजन इसके अंदर जाता है तो इसको ज़बरदस्ती लाया जाता है, क्योंकि ICH इसको प्रोड्यूस करने में मदद करता है और ज़बरदस्ती इसके अंदर भेज देता है। और जब ये दूसरा प्रोड्यूस कर रहा होता है तो तब ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। यहाँ से जो टेस्ट्रोजन इसके अंदर स्टीम सेल के अंदर गया है ये वापस से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इतनी मुश्किल से तो ये अंदर आए, तो अब इसको हम बाहर ऐसे ही थोड़ा जाने देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो FSH होती है वो भी आ जाता है इसके पास, यानी जो सेमी सर्कुलर डक्ट है, जो फेशियल डक्ट हैं उनके पास आ जाएगा FSH। अब ये FSH क्या करता है, इस टेस्ट्रोजन जो है उसको पकड़ कर रखता है, यानी टेस्ट्रोजन इसके अंदर आ गया, अब वो बाहर ना जाए इसके लिए यहाँ पर FSH भी आ जाता है और FSH उसको पकड़ कर रखता है ताकि जो स्टेम सेल हैं वो डिवीजन करना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर FSH बन गया और ये जो स्टीम सेल है ये डिवीजन करना स्टार्ट कर दी, यानी स्पर्म जो सेल है वो हमारा बनना स्टार्ट हो गया, मेल गैमेट बन गया है। लेकिन अभी भी हमारी बात खत्म नहीं हुई, यानी अभी हमने क्या किया, अब जो टेस्ट्रोजन को रिलीज करवा दिया और जो स्टेम सेल है वो किस में बंटने लग गई, वो दो भागों में बंटने लग गई, स्पर्म सेल और स्टेम सेल। यानी स्पर्म सेल जो है वो बनने लग गई है और ये जो नर्व सेल हैं ये इसको करने लग गई है पोषण प्रदान, और इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोली सेल्स भी कहते हैं। तो ये हो गई हमारी सिस्टोली सेल्स, या फिर इसको हम कहते हैं नर्व सेल। लेकिन इसमें एक और दिक्कत होती है, हमें पता है कोई भी जो हार्मोन होता है, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में जो कोई भी हार्मोन होता है वो जब ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो हमारी शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो गैनेडोट्रोपिन है वो लगातार रिलीज होता रहता है और LH और FSH बनते रहते हैं, और यहाँ पर जो टेस्ट्रोजन है वो लेडिक सेल से निकलता रहता है और हमारे स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं।
लेकिन उसके अलावा हमने बात की है ये जो टेस्टोजन बचे हुए हैं ये कहाँ पर चले जाते हैं, कुछ मात्रा में ब्लड में भी चले जाते हैं, और ब्लड में जाने भी आवश्यक हैं क्योंकि और जो हमारे जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनको दर्शाने के लिए यहाँ पर ब्लड में जाना भी जरूरी है। तो जब ये ज़्यादा मात्रा में चले जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, खतरा हो जाएगा क्योंकि जो टेस्टोजन है वो ज़्यादा मात्रा में आ गया। तो अब क्या होगा, इसको रोकने के लिए भी कुछ चाहिए। तो रोकने के लिए ये जो सिस्टोली सेल रहती है ये एक चीज़ रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, इनहिबिशन रिलीज करती है। यानी जब इसको पता लग जाता है यहाँ पर जो टेस्टोजन है वो लगातार आता रहता है और उसको इतनी क्षमता नहीं होती है कि इतने इतने जो स्पर्म सेल हैं उनको पोषण प्रदान कर सके, तो वो क्या करती है, इनहिबिशन रिलीज करती है। अब ये इनहिबिशन सीधा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और वहां पर जो गैनेडोट्रोपिन बन रहा है उसको रोक देता है। और जब ये गैनेडोट्रोपिन रुक जाता है तो लेडिंग सेल्स होती है, ये लेडिंग सेल्स अपने आप रुक जाएंगी क्योंकि जब LH नहीं मिलेगा तो यानी ICSH नहीं मिलेगा तो ये अपने आप बंद हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर ब्लड के अंदर जो टेस्टोजन ज़्यादा मात्रा में गए हैं वो सीधे जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और हाइपोथैलेमस के पास और बिल्कुल उनको बंद कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव इफेक्ट, यानी क्या हो रहे हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको वापस से रोकती है, इनहिबिशन कर रहे हैं, तो इनको हम नेगेटिव दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, पहले तो हमारे जो स्पर्म सेल हैं वो प्रोड्यूस करने का एक्शन आता है ICSH के द्वारा और उनको पकड़ कर रखते हैं FSH के जो होते हैं वो उनको पकड़ कर रखते हैं, जिससे हमारे जो स्पर्म सेल है वो बनने लग जाते हैं। अब ज़्यादा ही टेस्टोजन हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा, ये इनहिबिशन करने लगेंगे यानी माइनस इफेक्ट करने लगेंगे। ये सीधे जाएंगे, कुछ तो जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और कुछ जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। वहां पर जो स्पर्म सेल की प्रोड्यूशन है उसको रोक दी। स्पर्म प्रोड्यूशन तो नहीं रुकती है, यहाँ पर रुकता है गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी जब गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं होगा तो गैनेडोट्रोपिन नहीं होगा, और गैनेडोट्रोपिन नहीं होगा तो ये जो बाकी के ICSH FSH हैं ये नहीं होंगे, तो लेडिंग सेल जो है वो टेस्टोजन नहीं बना पाएंगी, और जब टेस्टोजन नहीं बनेगा तो स्टीम सेल जो हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएंगी। आशा करता हूं कि आपको ये स्पर्मोजेनेसिस यानी जो स्पर्म फॉर्मेशन है, जो शुक्राणु बनने की जो क्रिया है वो समझ में आ गई होगी।